बारिश की रात। मिथिलेश्वर। आरा शहर। भादों का महीना। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात। जोरों की बारिश। हमेशा की भांति बिजली का गुल हो जाना। रात के गहराने और सूनेपन को और सघन भयावह बनाती बारिश की तेज आवाज। अंधकार में डूबा शहर तथा अपने घर में सोए दुबके लोग। लेकिन सचदेव बाबू की आंखों में नींद नहीं। अपने आलीशान भवन के भीतर अपने शयन कक्ष में बेहद आरामदायक बिस्तर पर अपनी पत्नी के साथ लेटे थे वे। पर लेटने भर से ही तो नींद नहीं आती। नींद के लिए जैसी निश्चिंतता और बेफिक्री की जरूरत होती है, वो तो उनसे कोसों दूर थी। हालांकि ये स्थिति सिर्फ सचदेव बाबू की ही नहीं थी। पूरे शहर पर खौफ का कहर था। आए दिन चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार, राहजनी और अपहरण की घटनाओं ने लोगों को बेतरह भयभीत और असुरक्षित बना दिया था। कभी रातों में गुलजार रहने वाला उनका ये शहर अब शाम गहराते ही शमशानी सन्नाटे में तब्दील होने लगा था। अब रातों में सड़कों और गलियों में नजर आने वाले लोग शहर के सामान्य और संभ्रांत नागरिक नहीं, संदिग्ध लोग होते थे। कब किसके यहाँ क्या हो जाए, सब आतंकित थे। जब इस शहर में अपना ये घर बनवा रहे थे सचदेव बाबू, तो बहुत प्रसन्न थे कि महानगरों में दम घोंटू और विषाक्त अजनबियत और छल छद्मी वातावरण से अलग इस शांत, सहज और निश्चल निर्दोष गंवई शहर में वो बसने जा रहे हैं। लेकिन अब तो महानगर की अजनबियत की अपेक्षा यहाँ की भयावहता ने बुरी तरह से त्रस्त और परेशान कर दिया था उन्हें। ये बरसाती रातें तो उन्हें बर्बादी और तबाही का साक्षात संकेत जान पड़ती थी। इसे दुर्योग कहें या विडंबना कि जिस बात को लेकर आदमी आशंकित बना रहता है, कभी कभी वो बात घट भी जाती है। इस अंधेरी तूफानी बरसाती रात में जिस बात को लेकर वो डर रहे थे, उसका आभास भी अब उन्हें होने लगा था। उन्हें लगा था कि गेट फांद कर उनके दरवाजे पर कोई चढ़ आया है। बस उनके कान खड़े हो गए। वे उस आगंतुक की आहट लेने लगे। उनकी शंका सही थी। अब दरवाजे पर थपथपाहट की आवाज भी उन्हें आने लगी थी। सचमुच कोई आधमका था। सचदेव बाबू की पत्नी ने दबी आवाज में उनसे पूछा, कौन है ये यदु मिस्त्री? उन्होंने भी दबी आवाज में ही जवाब दिया, राज मिस्त्री है, इस मकान में काम कर चुका है। ठेकेदार के साथ आने वाले मिस्त्रियों में ये भी एक था। तो इस समय यहां क्यों आया है? ये सब राज मिस्त्री और मजदूर अच्छे नहीं होते, घर का भेदिया होते हैं। घर के अंदर बाहर का सब कुछ इनका देखा जाना होता है। उन्होंने अपनी शंका व्यक्त की। जवाब में सचदेव बाबू ने भी शंका को अपनी सहमति प्रदान की। पिछली चोरी में इस घर के मजदूर मिस्त्रियों का ही हाथ था। छत से बिना सीढ़ी के आंगन के रास्ते उतरने का तरीका उनके सिवा किसी को ज्ञात नहीं था। यदु मिस्त्री की पुकार और थपथपाहट की आवाज जारी थी। सो गए क्या साहब? हाकिम, इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब, मैं यदु मिस्त्री हूं। लेकिन सचदेव बाबू और उनकी पत्नी ने पहले से ही तय कर रखा था कि चाहे जो हो, रात में दरवाजा नहीं खोलना। वे जानते थे कि परिचित आवाज में कोई एक दरवाजा खुलवाता है और दरवाजा खुलने पर उसके साथ छिपकर आए 10 लुटेरे भर भराकर अंदर घुस आते हैं। अब किसी पर विश्वास करने का समय नहीं रहा। मुसीबत और परिचय के नाम पर यही सब कुछ तो होता रहा है। उन्हें यदु की बातों में हरगिज नहीं आना है। ठीक इसी समय उनकी पत्नी ने भी कहा, अपने मित्रों, रिश्तेदारों और पुलिस को फोन क्यों नहीं करते हो? शायद कोई रास्ता निकल आए। उन्हें लगा कि पत्नी भी उन्हीं की तरह सोच रही है। वे और सक्रिय हो गए। फोन रखने का वास्तविक उपयोग तो ऐसे अवसरों पर ही होता है। लेकिन ये लुटेरे भी कम चतुर नहीं होते। लूट के लिए आने से पूर्व फोन आदि के कनेक्शन काट चुके होते हैं। पर सचदेव बाबू को डूबते को तिनके का सहारा की भांति फोन का कनेक्शन ठीक मिला। बस वो डायल घुमा के सजग सतर्क होकर अपनी इच्छित जगहों पर तत्क्षण बोल उठे, धीमी आवाज में, ताकि बाहर यदु को उनकी आवाज सुनाई न पड़े। वैसे भी उनके शयन कक्ष और कमरों की बनावट ऐसी थी कि बंद दरवाजों और खिड़कियों के भीतर की आवाज बाहर नहीं पहुंच पाती थी। इधर बाहर दरवाजा थपथपा रहा और आवाज लगा रहा यदु मिस्त्री बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके कपड़े बदन से चिपक गए थे और माथे के बेतरतीब बालों से पानी की बूंदें टप टप करके चू रही थीं। वो कुछ हाँफ भी रहा था।
बारिश में भीगते और दौड़ते हुए वो यहाँ आया था। अपनी घरवाली को आज ही दोपहर अपने गांव से यहाँ शहर के अस्पताल में लाया था। उसके पेट के दर्द का एकमात्र इलाज डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था। गांव से जो पैसे लेकर वो चला था, वो तो चिकित्सक की मोटी फीस और महंगी सुइयों और दवाइयों में तत्क्षण समाप्त हो गए। फिलहाल कुछ रुपयों की उसे सख्त आवश्यकता थी। गांव जाकर रुपए लाने का समय भी तो नहीं था उसके पास। इस स्थिति में सहसा उसका ध्यान सचदेव बाबू की ओर चला आया। सचदेव बाबू के मकान में लंबे समय तक वो काम कर चुका था। उनके मकान निर्माण के लिए ही उसे गांव से ठेकेदार ने बुलवाया था। शहर के मिस्त्रियों से ज्यादा काम करता था वो। नींव से लेकर छत ढलाई और प्लास्टर फिनिशिंग तक का काम वो इस मकान का कर चुका था। इस घर की एक एक ईंट से वो परिचित था। कई जगह सचदेव बाबू जैसा चाहते थे, उनकी बात ठेकेदार जल्दी नहीं समझ पाता था, लेकिन मिस्त्री होने के चलते वो जल्द ही समझ जाता था। ये देखकर सचदेव बाबू उस पर खुश हो उठते और कहते, इस मिस्त्री को यहां से मत हटाना, इसे काम की अच्छी जानकारी है और ये परिश्रमी भी है। त्योहारों पर तो वो अपनी ओर से उसे अक्सर बख्शीश भी दिया करते थे और लंच के लिए अपने खाने में से सब्जी और अचार आदि भी उसे दिया करते रहते थे। ठेकेदार का काम समाप्त होने पर भी बचे हुए शेष कार्य के लिए उन्होंने उसे अपने यहाँ कायम रखा था। अपने प्रति उनके इस आकर्षण ने ही उसे इस तूफानी रात में यहाँ तक पहुंचा दिया था। उनसे प्रार्थना कर कुछ रुपए मांग लेगा, वे ना नहीं करेंगे। फिर गांव लौटते ही उनके रुपए ला चुकाएगा। यदु जानता था कि बाहर के गेट से आवाज अंदर नहीं पहुंचती, इसलिए गेट फांद कर बालकनी के मुख्य दरवाजे के पास आ गया था वो। चूंकि सचदेव बाबू मिस्त्री मजदूरों के बीच बड़े साहब, हाकिम और इंजीनियर साहब के नाम से विख्यात थे, इसलिए उसी नाम से वो आवाज लगाता जा रहा था। उसकी आवाज पहचानने के बाद सचदेव बाबू चुप नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ देर तक जब उनके यहाँ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, तो यदु को लगा कि सचदेव बाबू डर गए हैं। वो ये बात जानता था कि परिचित आवाज में लूटपाट की घटनाओं से अब किसी को भरोसा किसी पर नहीं रहा। सचदेव बाबू के यहाँ आ रहा था, तब भी ये शंका उसके मन में थी, लेकिन अपने प्रति उनके आत्मीय और स्नेहपूर्ण व्यवहार को याद कर अपने मन की इस शंका को उसने झटक दिया था। उसने सोचा, सचदेव बाबू ऐसा नहीं सोच सकते। अभी भी उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि अगर उसकी आवाज सचदेव बाबू पहचान लेंगे तो अवश्य दरवाजा खोलकर सामने आ जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। इसलिए दरवाजा थपथपाते और आवाज लगाते हुए वो डटा हुआ था। बीतते समय के दौरान अचानक तेज रोशनी बिखेरती हुई एक जीप सचदेव बाबू के दरवाजे आ लगी। यदु को लगा कि या तो सचदेव बाबू के बेटा, पतोह या लड़की दामाद या कोई अन्य रिश्तेदार आ गया। अच्छा हुआ, अब सचदेव बाबू का दरवाजा खुलेगा और उसका काम भी हो जाएगा। लेकिन ये देखकर आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि जीप से पुलिस के जवान तेजी से उतरे, उसी की तरह गेट फांद कर उसकी ओर बढ़ चले। एक क्षण के लिए वो भयभीत हो गया। काटो तो उसकी देह में खून नहीं, लेकिन जल्द ही अपने को संयत कर लिया उसने। वो कोई चोर उचक्का तो था नहीं कि पुलिस को देखकर घबराए या भागे। पुलिस किसी और को खोज रही होगी या उसे कोई सुराग मिला होगा। ठीक इसी समय सचदेव बाबू दरवाजा खोलकर सामने आ गए। अपने गेट के पास आती हुई पुलिस की जीप को उन्होंने खिड़की से ही देख लिया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें देखते ही कहा, हमने इसे ऐन मौके पर पकड़ लिया इंजीनियर साहब, लेकिन ये कह रहा है कि मैं राजमिस्त्री हूं, साहब का घर मैंने बनाया है। मैं किसी मिस्त्री विस्त्री को नहीं जानता, बेतकल्लुफी के साथ सचदेव बाबू कह उठे। ये सुनकर उनकी ओर मुखातिब होते हुए जोर देकर के बोला यदु, मैं यदु मिस्त्री हूं साहब, यदु मिस्त्री, यदु मिस्त्री। मुसीबत में फंसकर कुछ रुपयों के लिए आपके यहां आया हूं। लेकिन उसकी बात को अनसुनी कर दिया सचदेव बाबू ने और अपनी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से ताकते इंस्पेक्टर से वो कह उठे, मैं इसे नहीं जानता। उनकी ये बात यदु के कलेजे में तीर जैसी लगी। वो कटकर रह गया। अपने कानों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने पुनः ऊंची आवाज में कहा, बड़े साहब मैं आपका चहेता यदु मिस्त्री हूं, यदु मिस्त्री। एक क्षण के लिए सचदेव बाबू के गले में आवाज फंसती हुई सी जान पड़ी, लेकिन फिर जल्द ही गला साफ करते हुए उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, ठेकेदार के साथ आने वाले मिस्त्रियों को मैं नहीं जानता, उनमें से मैं किसी को भी नहीं जानता। तो आप मुझे नहीं पहचानते? मैं मिस्त्री नहीं चोर हूं। इस बार यदु की आवाज बदल गई, उसका पूरा बदन तन गया। जवाब में इंस्पेक्टर ने उसे डांटते हुए कहा, चुप बदमाश, अकड़ रहा है,
इस मोहल्ले में बहुत उत्पात मचा रखा था तूने, आज पकड़ में आया है। और साथ के जवानों को आदेश दिया, ले चलो इसे। लेकिन इंस्पेक्टर की डांट के बावजूद कन्नी वसूली चलाने वाले उसके हाथ की मुट्ठियां कस गई तथा आग्नेय नेत्रों से सचदेव बाबू को घूरते हुए वो गरज उठा, तो आप मुझको नहीं पहचानते? मैं चोर हूं, तो आप मुझे उसी रूप में पहचानिएगा। अब मैं उसी रूप में आऊंगा। साला धमकी देता है, चोरी और सीनाजोरी दोनों। इंस्पेक्टर ने कसकर उसे एक हाथ लगाया। वो दर्द से कराह उठा, शायद कुछ जगह चोट लगी उसे। लेकिन उसकी बातों से उससे कम दर्द का अनुभव नहीं किया सचदेव बाबू और उसकी पत्नी ने। वो कहकर गया है कि अब चोर लुटेरे के रूप में ही आएगा। उससे कुछ भी तो गोपनीय नहीं, सब कुछ उसका देखा जाना है। अब क्या होगा? उसे न पहचानकर उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन न चाहते हुए भी उन्हें ऐसा करना पड़ा। उनके भीतर अंतर्द्वंद अब भी बना हुआ था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा। हालांकि उन्हें लग रहा था कि यदु को न पहचानना उनकी आंतरिक इच्छा नहीं, समयगत विवशता थी। पुलिस द्वारा यदु को पकड़ ले जाने के बाद दरवाजा बंद कर पुनः अपने शयन कक्ष में आए दोनों पति पत्नी। लेकिन उनकी बेचैनी और उद्विग्नता पूर्ववत बनी रही। अपने मन को शांत सहज बनाने के लिए बिस्तर पर लेटकर वो पुनः सोने का उपक्रम करने लगे। लेकिन शांति और चैन कहां? ये ठीक है कि अब अपने दरवाजे पर वे यदु की दस्तक महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो उनके मन पर सीधे सीधे दस्तक दे रहा था यदु, जो दरवाजे की दस्तक से भी ज्यादा भयावह और कष्टदायक थी।